Everyone, welcome to Nursing is a ST. So today's topic is intestinal obstruction. So what is the meaning of intestinal obstruction? So intestinal obstruction, देखिए intestine means intestine जो हमारी होती है small and large intestine, and obstruction means कोई भी obstacle create होना, blockage create होना. Obstruction means blockage. Okay. एंड इंटेस्टाइन रिलेटेड है स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन से. सो इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन एक ऐसी कंडीशन है जो तब एग्जिस्ट करती है जब क्या होता है, नॉर्मल फ्लो जो होता है इंटेस्टाइनल कंटेंट्स का इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू वो में कुछ ब्लॉकेज क्रिएट हो जाए. अगर नॉर्मल फ्लो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स का इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है, ब्लॉकेज क्रिएट हो गई है उसमें, तो उस कंडीशन को ही हम बोलते हैं इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. दिस कंडीशन एग्जिस्ट, इट एग्जिस्ट व्हेन द ब्लॉकेज प्रिवेंट्स द नॉर्मल फ्लो of intestinal contents through the intestinal tract ओके. ये कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया कब एग्जिस्ट करेगी, कब हम इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई है, जब ब्लॉकेज जो है नॉर्मल फ्लो को प्रॉपरली नहीं होने देगी. इंटेस्टाइनल कंटेंट्स की हम फ्लो की बात कर रहे हैं इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के थ्रू, तो उसे हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन. ब्लॉकेज क्रिएट हो जाना पाथवे में, इंटेस्टाइनल कंटेंट्स जो है नॉर्मल फ्लो नहीं कर पाएंगे. ओके. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन ब्लॉकेज क्रिएट होने का कारण क्या हो सकता है? बेसिक टू कॉजेज होते हैं. टू कैटेगरीज में कॉजेज को डिवाइड किया गया है, मैकेनिकल कॉजेज एंड फंक्शनल कॉजेज. सो मैकेनिकल कॉज में क्या इंक्लूड है? इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन. इट इंक्लूड्स, मैकेनिकल कॉज इंक्लूड्स intraluminal obstruction. इंट्राल्यूमिनल ऑब्स्ट्रक्शन का क्या मतलब है? ऑब्स्ट्रक्शन का मीनिंग आप जानते ही हैं, ब्लॉकेज. एंड इंट्राल्यूमिनल का मतलब है ल्यूमिनल जो रिलेटेड है, ल्यूमिन से रिलेटेड है. ल्यूमिन ऑफ द इंटेस्टाइन जो होता है उसमें अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई है तो वो आएगा मैकेनिकल कॉज में. एंड ऑब्स्ट्रक्शन किसी भी तरीके से क्रिएट हो सकती है, जैसे कि ट्यूमर. अगर ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन में ट्यूमर प्रेजेंट है, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी. अगर स्टेनोसिस प्रेजेंट है, स्टेनोसिस का क्या मतलब होता है? नैरोइंग. स्टेनोसिस मीन्स नैरोइंग, पाथवे का नैरो हो जाना. ल्यूमन जो होता है इंटेस्टाइन का, ल्यूमेन ऑफ द इंटेस्टाइन की क्या हो जाएगी? स्टेनोसिस. एंड अगर एडिजन्स प्रेजेंट है, मीन्स कोई भी लेजन्स अगर प्रेजेंट है पाथवे में, तो भी क्या हो जाएगा? नैरोइंग हो जाएगी, जिसकी वजह से ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी. अगर मान लीजिए ये एक इंटेस्टाइन का एक पार्ट है एंड यहां पर नैरोइंग प्रेजेंट हो गई है, तो ब्लॉकेज जो है क्रिएट हो जाएगी. ओके. अब देख रहे हैं फंक्शनल कॉजेज. तो मैकेनिकल कॉज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. कोई भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, जरूर मैं क्लियर आउट करूंगी. और फंक्शनल कॉजेज की बात करें तो फंक्शनल कॉजेज में क्या इंक्लूड होता है? फंक्शनल कॉजेज में आता है इंटेस्टाइनल मस्कुलेचर. मींस अगर इंटेस्टाइन का मस्कुलेचर ही ऐसा है जो कि कंटेंट्स को एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहा है, प्रोपेल नहीं कर पा रहा है, तब भी ब्लॉकेज क्रिएट हो जाएगी. तो इसमें इंक्लूड होता है इंटेस्टाइनल मस्कुलेचर. ओके. इंटेस्टाइनल मस्कुलेचर ही ऐसा है जो कि इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को प्रोपेल आउट नहीं कर पा रहा है, एक्सपेल आउट नहीं कर पा रहा है. एंड प्रोपेल नहीं कर पाएगा, एक्सपेल आउट नहीं कर पाएगा, कंटेंट्स का नॉर्मल फ्लो नहीं हो पाएगा, ब्लॉकेज क्रिएट है,
उसका कारण क्या हो सकता है? फंक्शनल कॉजेज में एंडोक्राइन डिसऑर्डर, जैसा कि मैकेनिकल कॉजेज में हमने किया ट्यूमर, स्टीनोसिस, एडिशंस एक्सेट्रा, ऐसे ही फंक्शनल कॉजेज में जो इंटेस्टाइनल मस्कुलेचर जो प्रोपेल आउट नहीं कर पाएगा इंटेस्टाइनल कंटेंट्स को, उसका रीजन हो सकता है अगर पेशेंट को कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर प्रेजेंट है, तब भी क्या होगा? इंटेस्टाइनल कंटेंट जो है वो इजिली एक्सपेल आउट नहीं हो पाएंगे। कोई भी आप बोल सकते हो न्यूरो डिसऑर्डर है, तब भी क्या होगा? इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाएगी। तो ये बेसिक जो टू मैंने आपको कैटेगरीज कराई, मैकेनिकल कॉजेज एंड फंक्शनल कॉजेज, तो ये तो है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन के। अब इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी टू टाइप्स की होती है, देखिए, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये टॉपिक भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये टॉपिक एग्जाम में आपका आता है, नर्सिंग एग्जाम में, तो 15 मार्क्स का ही क्वेश्चन अराइज होगा। ओके, इंटेस्टाइन हमारी होती है स्मॉल एंड लार्ज, तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी टू टाइप्स की होगी, स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन एंड लार्ज इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन भी इसे बोल सकते हैं, एंड लार्ज बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की। ओके, पहले हम डिस्कस करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन या फिर स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन। तो स्मॉल इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा? देखिए, एन एक्यूमुलेशन ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट्स। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है कलेक्शन। मान लीजिए आप, ये मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर रही हूं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है, बट आपको समझाने के लिए, आपको क्लियर आउट करने के लिए मैं एक तरह की ट्यूब यहां पर ड्रॉ कर रही हूं। मान लीजिए एक ऐसा पार्ट है इंटेस्टाइन का जहां ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट है। आगे देखते हैं, एक्यूमुलेशन हो जाएगी इंटेस्टाइनल कंटेंट्स की, फ्लूइड की, गैस की अबव द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। तो IO जो ये एक एब्रिविएशन है, इसे हम बोलेंगे इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन। I स्टैंड्स फॉर इंटेस्टाइन एंड O स्टैंड्स फॉर ऑब्स्ट्रक्शन। सो ये जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, कलेक्शन हो रहा है इंटेस्टाइनल कंटेंट्स का, ये कहाँ होगा? जहां पर इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, जस्ट उसके अबव। मान लीजिए यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है, नैरोइंग हो गई है, तो जस्ट यहां पर एक्यूमुलेशन क्रिएट होगी, जस्ट बिलो द नैरोइंग। तो जैसे यह नैरोइंग आपको मैं शो कर रही हूं प्रेजेंट है, तो नैरोइंग होने से पहले यहां पर जो एक्यूमुलेशन क्रिएट हो जाएगी इंटेस्टाइनल कंटेंट्स की। तो जैसे यहां लिखा गया है अबव द इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, तो गैसेस है, फ्लूइड है, इंटेस्टाइनल कंटेंट्स है, उनकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी जस्ट अबव द। अगर इस डायग्राम को मैं इस तरीके से ड्रॉ करूं, देन यहां पर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट है, नैरोइंग हो गई है, गैस्ट्रिक कंटेंट्स की एक्यूमुलेशन यहां हो जाएगी, जस्ट अबव द ऑब्स्ट्रक्शन। ओके, the abdominal distension, retention of fluid stimulates more gastric secretion resulting in edema, necrosis, sometimes perforation. तो अब देखिए, एक्यूमुलेशन की वजह से क्या हो जाएगा? एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी, एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंड हो जाएगा। फ्लूइड की क्या हो रही है? रिटेंशन, इंटेस्टाइनल कंटेंट्स की रिटेंशन हो रही है, और उससे क्या होगा? गैस्ट्रिक सिक्रीशन भी प्रोफ्यूज हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी गैस्ट्रिक सिक्रीशन, और उसके रिजल्ट में क्या होगा? एडिमा, स्वेलिंग, हमें एक साइन में देखने को मिलेगा, स्वेलिंग, नेक्रोसिस हो सकती है। नेक्रोसिस मीन्स ऐसा कुछ बॉडी पार्ट जहां पर प्रॉपरली ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो वो जोन ऑफ नेक्रोसिस कहलाएगी। तो नेक्रोसिस क्रिएट हो जाएगी, डेड टिश्यू बोल सकते हो आप इसे, डेड टिश्यूज। समटाइम्स परफोरेशन भी क्रिएट हो सकती है। तो आई होप आपको स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन समझ में आ गया होगा। इसमें क्या होता है? इंटेस्टाइनल कंटेंट्स का एक्यूमुलेशन हो जाता है जस्ट अबव द ऑब्स्ट्रक्शन, रिटेंशन हो जाएगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी,
फ्लूइड की रिटेंशन हो रही है और उसके रिजल्ट में हमें कुछ साइन एंड सिम्टम देखने को मिल रहे हैं, एडीमा, नेक्रोसिस एंड परफोरेशन भी हो सकती है। अब कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देख लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन की। देख रहे हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। सो फर्स्ट मैनिफेस्टेशन इज क्रैम्पी पेन। पेशेंट को क्रैम्पी पेन फील होगा एंड वेव लाइक पेन होगा। वेव लाइक मीन्स जो वेव्स होती है, वेव्स का मीनिंग आप जानते ही हो। तो वेव लाइक पेन में क्या होगा, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पेंडुलस मूवमेंट होते हैं। पेंडुलस मूवमेंट से क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स होते हैं वो मिक्सअप हो जाते हैं मूवमेंट की वजह से। आप बोल सकते हो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होते हैं। तो पेरिस्टाल्टिक वेव्स दिखाई देगी क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन एंड ब्लॉकेज प्रेजेंट है। उसी की वजह से थिन पर्सन में पेरिस्टाल्टिक वेव्स दिखाई देगी। जब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रहा होगा तब वेव्स दिखाई देंगी। ओके, विजिबल हो जाएंगी वेव्स। नेक्स्ट है फीकस एंड फ्लेटस सीज। फीकस फीकल मैटर है, मीन स्टूल पेशेंट पास नहीं कर पाएगा। एंड जो फ्लेटस है वो भी क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी। एंड पेशेंट पासिस ब्लड इन म्यूकस बट नो फीकल मैटर, नो फ्लेटस। जो पेशेंट है वो एक्सपेल आउट कर देगा ब्लड, म्यूकस, क्योंकि देखिए ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है ना स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन में। मैंने आपको बताया, मान लीजिए कि यहाँ पर नैरोइंग प्रेजेंट है। अब जहां यहाँ नैरोइंग प्रेजेंट है, ब्लॉकेज प्रेजेंट है, तो कंटेंट्स तो यहीं पर ही कलेक्ट हो रहा है, कंटेंट्स तो मूव नहीं कर पा रहा है। यही इसी एरिया में ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होगी जो हमें शो हो रही है। एंड कंटेंट जो है वो एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट जो है ब्लड और म्यूकस पास आउट कर पाएगा बट फीकल मैटर पास आउट नहीं कर पाएगा एंड फ्लेटस भी पास आउट नहीं कर पाएगा। फीकल मैटर यहाँ रिलेटेड है स्टूल से। फीकस मीन स्टूल, स्टूल पास नहीं कर पाएगा पेशेंट। ओके, एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाएगी। एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्यों हो जाएगी, जैसे मैंने आपको डेफिनेशन में भी बताया है कि जो भी इंटेस्टाइनल कंटेंट्स है उनका रिटेंशन हो रहा है, दैट्स व्हाई एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्रिएट हो रही है। फ्लूइड का रिटेंशन हो रहा है, गैस का रिटेंशन हो रहा है, एक्यूमुलेशन हो रहा है इंटेस्टाइनल कंटेंट्स का, और वो जो कंटेंट्स है एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहे हैं, दैट्स व्हाई एब्डोमिनल डिस्टेंशन क्रिएट हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट है इफ ऑब्स्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन इलियम। देखो इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जो थर्ड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। फर्स्ट पार्ट होता है ड्यूडेनम, सेकंड होता है जेजुनम एंड लास्ट वन इज थर्ड, मींस थर्ड पार्ट होता है इलियम। तो इलियम जो पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है लार्ज इंटेस्टाइन से एट द इलियोसिकल स्फिंक्टर, तो उसे हम बोलते हैं इलियम। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन इलियम में प्रेजेंट है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का थर्ड पार्ट है, तब क्या होगा, जो फीकल वोमिटिंग है वो हो सकती है पेशेंट को। तो सबसे पहले जो पेशेंट है वोमिट करेगा फर्स्टली स्टमक कंटेंट्स, सबसे पहले स्टमक कंटेंट्स को वोमिट करेगा पेशेंट। अगर वोमिटिंग हो जाती है राइस, देन सेकेंडली बाइल स्टेन कंटेंट्स मिलेंगे। बाइल जूस आपको पता ही है कहां से सिक्रेट होता है, तो बाइल स्टेन कंटेंट्स मिलेंगे एंड लास्ट में मिलेंगे फीकल लाइक कंटेंट्स, क्योंकि इंटेस्टाइन में तो ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट है। इंटेस्टाइन के थ्रू तो इंटेस्टाइन ट्रैक्ट के थ्रू तो फीकल कंटेंट्स एक्सपेल आउट नहीं हो पा रहे हैं, तो पेशेंट को वोमिटिंग हो सकती है अगर इलियम में ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है। तो लास्ट वन इज शोक। तो शोक कब अराइज हो सकता है, अगर इस कंडीशन को हम ये कंडीशन जो है अनकरेक्टेड रहती है, इसे हम करेक्ट नहीं कर रहे हैं, तब शोक भी पेशेंट को अराइज हो सकता है। ओके, हम देख रहे हैं डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो सबसे पहले हम पेशेंट की हिस्ट्री लेंगे, पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री। ओके, एंड देन हम फिजिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करते हैं। अगर वेव लाइक मूवमेंट प्रेजेंट है, जैसे मैंने आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में कराया था, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक वेव शो हो जाएगी थिन पर्सन में, तो वो फिजिकल एग्जामिनेशन के में ही जो है रिवील हो जाएगा। एक टेक्निक होती है इंस्पेक्शन, तो इंस्पेक्शन से भी हम पता लगा पाएंगे। नेक्स्ट इज एब्डोमिनल एक्सरे। एब्डोमिनल एक्सरे में देखो क्या होता है, इमेजिंग स्टडीज है एब्डोमिनल एक्सरे एंड सीटी स्कैन। सो एक्सरे में देखो क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक्यूमुलेशन हो जाएगी इंटेस्टाइनल कंटेंट्स की जस्ट अबव, जहां पे भी ऑब्स्ट्रक्शन प्रेजेंट है उसके अबव, तो उस जहां पर भी कलेक्शन हो जाएगी, एक्यूमुलेशन हो जाएगी, तो उसे हम एक्सरे के थ्रू ही रिवील कर पाएंगे, उससे ही हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सीबीसी मीन्स कंप्लीट ब्लड काउंट,
कंप्लीट ब्लड काउंट हम ले लेंगे एंड इलेक्ट्रोलाइट स्टडी हम करेंगे। बेरियम अनीमा, तो बेरियम अनीमा को आप बोल सकते हो एक्सरे होता है कोलोन का। सो बेरियम इज अ कंट्रास्ट मीडियम। तो बेरियम एक मेटेलिक एलिमेंट है जिसे रेक्टम में ही डिलीवर किया जाता है। तो रेक्टम में इंजेक्ट किया जाता है बेरियम एंड आप बोल सकते हो कोलोन को कोट करता है, कोलोन को लाइन करता है बेरियम। तो कोलोन का एक्सरे हम इससे ले सकते हैं बेरियम अनीमा के थ्रू। इससे भी हम इजिली इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। सीटी स्कैन, सीटी की फुल फॉर्म है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन अराइज होता है बहुत बार कि सीटी स्कैन, सीटी की फुल फॉर्म क्या है। सीटी मीन्स कंप्यूटेड टोमोग्राफी। देखिए नॉर्मली अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के डायमीटर की बात करें तो 2.5 सेंटीमीटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर। तो अगर डायलेशन प्रेजेंट है इंटेस्टाइन में, डायलेशन कब होगी, जब कंटेंट्स का एक्यूमुलेशन हो जाएगा। तो वो एरिया जहां भी एक्यूमुलेशन हो रहा है वो एरिया डायलेट हो जाएगा एंड जो नॉर्मल डायमीटर होता है, एवरेज जो डायमीटर होता है 2.5 सेंटीमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो बढ़कर एक्सटेंड हो जाएगा। हम पता लगा सकते हैं कि इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो गई है, कि डायमीटर जो है इंक्रीज हो जाएगा। तो ये तो थी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन स्मॉल इंटेस्टाइन की। अब देखते हैं मैनेजमेंट। हम कर रहे हैं मैनेजमेंट, हम इंट्रावीनस थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। इंट्रावीनस थेरेपी से क्या होगा, हम डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इंट्रावीनस थेरेपी प्रोवाइड कराने का एम क्या है, टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। पेशेंट को डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ड्राउजीनेस फील करेगा, फैटिग फील करेगा, तो उस केस में हम आईवी थेरेपी प्रोवाइड कराएंगे। एनाल्जेसिक्स देंगे हम पेन को रिलीव करने के लिए, एंटीबायोटिक देंगे अगर पेशेंट को इन्फेक्शन है। अब देखिए एक और बात यहाँ आती है, मैंने आपको स्मॉल इंटेस्टाइन की ऑब्स्ट्रक्शन की डेफिनेशन कराई है, देन मैंने आपको कुछ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस कराई, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन कराई एंड मैनेजमेंट कराई। तो देखिए एंटीबायोटिक्स हम क्यों प्रोवाइड कराएंगे, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं। तो उसके लिए ही हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे। तो ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं, फर्स्ट वन इज जियार्डिया लैम्ब्लिया, ओके, एंड सेकेंड वन इज जैसे एक पैरासाइट होता है क्रिप्टोस्पोरिडियम। तो जियार्डिया लैम्ब्लिया से एक डिजीज कोज हो जाती है जिसे हम बोलते हैं जियार्डियासिस, एंड क्रिप्टोस्पोरिडियम जो एक पैरासाइट है वो एक डिजीज कोज करता है जिसे हम बोलते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियासिस। तो ये दो ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन क्रिएट कर देते हैं, उन्हीं के लिए ही हम एंटीबायोटिक्स प्रोवाइड कराएंगे। तो आज तो हमने किया स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन, और अगर आप कहेंगे कि ये वाली डिजीज भी मैं आपको स्टडी कराऊं तो प्लीज आप कमेंट डाउन कर दीजिएगा, मैं स्टडी करा दूंगी आपको। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन हमने आज स्टडी किया है, नेक्स्ट पार्ट होगा लार्ज इंटेस्टाइन ऑब्स्ट्रक्शन। सो अगर आपको आज की वीडियो जरा सा भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस करना न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।